हेलो। नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोस्तों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल से ही बहुत ज़्यादा फ़ोन और व्हाट्सएप मैसेज इतने आ चुके थे, बहुत ज़्यादा। जबकि कल मैंने आराम से ये कह दिया था कि जितने भी आपके डाउट है वो डाउट आप व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर पूरा का पूरा आपको एनालाइज करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। पूरे के पूरे जो 4 शिफ्ट है, उस 4 शिफ्टों के जितने भी डाउट प्रश्न हैं, उस डाउट प्रश्न पर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालिसिस करेंगे। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है, कईयों के 26, 26.25, 26.20 ऐसे प्रश्न ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। किसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, किसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, इसके ऊपर पूरी चर्चा अपन करेंगे दोस्तों। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये पहला प्रश्न क्या है, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रकार का विद्युत अपघटनीय संधारित्र यानी इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र सामान्यतः अधिक स्थायी होता है और छोटे आकार में बेहतर निष्पादन करता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अपघटन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टंटालम, एक होता है सेरामिक, एक होता है एल्यूमिनियम और एक होता है अभ्रक संधारित्र यानी माइका। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आकार में बहुत छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आकार के अनुसार तो ये है, लेकिन इसके अंतर्गत अपघटनीय नहीं होता। दूसरी बात करते हैं एक सेरामिक, ये भी आकार में छोटा होता है। ये जो दोनों होते हैं, ये उच्च फ्रीक्वेंसी पर कार्य करने वाले होते हैं। जबकि यहाँ पे टंटालम और एल्यूमिनियम जो होता है, ये आपके क्या होते हैं, वैद्युतिक अपघटन होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो एल्यूमिनियम जो होता है ना, ये आकार में बड़ा होता है। ये आकार में क्या होता है, तो आकार की मैं बात करता हूं, तो आकार में ये बड़े होते हैं दोस्तों। लेकिन वो कह रहा है कि आकार में मुझे छोटे चाहिए, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये बेटर ऑप्शन होगा। अब एग्जामिनर किस आधार से मानता है ये नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर देखते हैं तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ये आपका होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो आप लगा सकते हो। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, यहाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न आता है वो आता है आपका सेकंड नंबर, और ये सेकंड नंबर प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिएगा, सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो आप भली भांति खूब अच्छे से जानते हो। एक होता है, यानी लाइन पर कह रहा है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं पीटी, यानी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है। और एक होता है मेरे दोस्तों करंट ट्रांसफॉर्मर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं अपन सीटी। ये क्या करता है, ये उच्च वोल्टेज को मापता है और उच्च वोल्टेज से सुरक्षा करता है। और ये उच्च धारा को मापता है और उच्च धारा से क्या करता है, सुरक्षा करता है। जो हमारा पीटी होता है, ये जो पीटी है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, इसको हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है, तो अपन को पता है यहाँ पे समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम के अंदर लगाया जाता है। जबकि यहाँ पे जो सीटी होता है, इस सीटी को मेरे दोस्तों यहाँ पे श्रेणी क्रम के अंतर्गत लगाया जाता है। इसमें एक एमीटर लगाया जाता है जो 5 एम्पीयर क्षमता का होता है। इसके अंतर्गत एक वोल्टेज लगाया जाता है जो 110 वोल्टेज क्षमता के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे पहले किसका नाम दे रहा है, वोल्टेज का नाम दे रहा है, इसलिए भैया समांतर आएगा। फिर बाद में किसके लिए कह रहा है, करंट ट्रांसफॉर्मर, तो करंट बाद में दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, श्रेणी क्रम आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले समांतर की बात करेंगे और बाद में करंट ट्रांसफार्मर, तो श्रेणी की बात करेंगे। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पे 100% आपका क्या लगेगा, ऑब्जेक्शन लगेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। 1 नंबर आपका प्लस होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप इसके लिए क्या लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो मेरे दोस्तों। कोई डाउट किसी को नहीं।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, और अगला जो प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पे शंका स्टूडेंटों को होती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, आइए, कि पाइप भूसंपर्कन, भूसंपर्कन का मतलब होता है भूमि से जो स्पर्श हो रहा है पाइप, उस पाइप की, यानी इसको आप ये कह सकते हो पाइप इलेक्ट्रोड, इसको क्या कह सकते हो, पाइप इलेक्ट्रोड कह सकते हो, इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये पाइप इलेक्ट्रोड होता है। तो भूसंपर्कन चालक को, भूसंपर्कन चालक का मतलब होता है यहाँ पे अर्थ वायर, क्या होता है, तो मैं बात करूंगा अर्थ वायर, यहाँ पे को जोड़ने से, पाइप को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये मैंने कहा कि धरातल है और ये पाइप है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो यहाँ पे ये अर्थ वायर है, इस अर्थ वायर को यहाँ जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, नियम के अनुसार यहाँ पे नट बोल्ट अपन प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको बेहतर बनाने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या होता है, कई बार नट बोल्ट के अंदर जंग का खतरा रहता है, तो यहाँ कनेक्टिविटी तरीके से नहीं होती है, इसलिए बेटर करने के लिए यहाँ पे बेल्डिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बेल्डिंग माना है, जबकि यहाँ नट बोल्ट, नियम के अनुसार नट बोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक असमंजस्य स्थिति है कि वो माने या ना माने, क्योंकि ये वेल्डिंग जो होती है, ये वेल्डिंग भी सही होता है और नट बोल्ट भी सही होता है। नट बोल्ट में थोड़ा सा खतरा रहता है कि जो जंग लग जाती है तो वहाँ पे फिर इन दोनों के मध्य कनेक्टिविटी होती है, वो नहीं हो पाती है, इसलिए बेटर ऑप्शन आपका वेल्डिंग ही होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक पूरा फॉर्मेट तैयार करूंगा जिसको टेलीग्राम पे डालूंगा, तो वहां पे तरीके से कि ऑथेंटिक बुक के अंतर्गत अगर बोल्ट नट बोल्ट होगा तो वहां पे फिर अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि बिना प्रूफ के अपन ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो वैसे वेल्डिंग होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, ये दोस्तों इस प्रश्न के अंतर्गत बहुत ज्यादा डाउट है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे, तो आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के लिए वोल्टता नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत में व्यक्त करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने प्रश्न के बारे में आगे कोई जिक्र नहीं किया, सीधा सा किया है। दोस्तों मैं अगर बात आपसे कहूं, यानी कि यहाँ पे VR यानी वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है यहाँ पे नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन में फुल लोड इनटू में 100। ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मुझे ध्यान है मेरे दोस्तों। यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है VNL माइनस VFL अपॉन में VNL इनटू के अंतर्गत यहाँ पे 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत के अंतर्गत करते हैं। ट्रांसफॉर्मर के ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत सही होते हैं। किस कंडीशन में? यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कि फुल लोड से नो लोड, फुल लोड अवस्था से नो लोड अवस्था में जब आते हैं, फुल लोड अवस्था से नो लोड अवस्था में आते हैं, तो वहां वोल्टेज के मध्य में जो परिवर्तन होता है ना, तो वहां उसको वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। तो वहां पे तो ये कार्य करता है। लेकिन एक होता है शून्य लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था की ओर, क्या शून्य लोड अवस्था से पूर्ण भार अवस्था की ओर जाते हैं, तो वहां जो परिवर्तन होता है उसमें आता है आपका VNL माइनस VFL अपॉन में VNL आता है। तो यहाँ पे एक ये लगता है, तो यहाँ पे एक अप के लिए होता है, एक डाउन के लिए होता है। अब यहाँ पे इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है। जब दोस्तों जब कोई कंडीशन नहीं दी जाती है, तो उस कंडीशन में जो बेटर ऑप्शन होता है, जो सबसे ज्यादा माना जाता है, वो ये होता है, ये होता है, इसको राइट मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, जी नहीं, दोनों अलग अलग कंडीशन के अंतर्गत माना जाता है। ये होता है फुल लोड अवस्था से शून्य लोड अवस्था के मध्य में जो वोल्टेज परिवर्तन होता है वो, और ये होता है शून्य लोड से फुल लोड अवस्था
के मध्य में जो परिवर्तन होता है वो, तो दोनों अलग अलग है। यहाँ पे किसी का जिक्र नहीं किया गया, इस कारण से यहाँ पे VNL माइनस VFL अपॉन में VFL आता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या माना है, तो यहाँ पे नो लोड और यहाँ ये लोड का मतलब है फुल लोड और ये फुल लोड। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये बेटर ऑप्शन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगने के चांसेस बहुत नगण्य होते हैं। एक मिनट, ये लोड है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नो लोड, पहले नो लोड आता है, फिर आपका क्या आता है फुल लोड बटा फुल लोड आता है। इसमें क्या करा, देखो फुल लोड यहाँ भी है, फुल लोड यहाँ भी है, माइनस में नो लोड कर दिया, यानी उल्टा कर दिया। तो नो लोड से फुल लोड कर दिया, यहाँ पे नो लोड टू फुल लोड कर दिया, यहाँ पे लोड टू फुल लोड कर दिया। जबकि मैं यही तो कह रहा हूं कि नो लोड से फुल लोड, नो लोड से फुल लोड जो होता है वो, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माना जाता है। तो नो लोड से फुल लोड की ओर होते हैं, तो आपका क्या आता है, यहाँ पे नो लोड से फुल लोड, नो से फुल की ओर जाते हैं तो ये, और फुल से नो की ओर आते हैं, यानी पूर्ण भार से शून्य भार की ओर अवस्था में आते हैं, तो वहां वोल्टेज का जो परिवर्तन होता है वहां पे ये माना जाता है। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानता क्या है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियरिटी में ये नहीं कहा गया कि वो किस अवस्था से किस अवस्था में ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली प्राथमिकता पे अपन यही साइट मानेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पे नीचे नो लोड तो होगा ही नहीं, ये तो अपन को पता है। यहाँ पे नो लोड है, ये नो लोड, दोनों जगह नो लोड आएगा नहीं भाई, ये दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। बात आती है यहाँ पे VNL माइनस यानी VFL हो गया फुल लोड, फिर यहाँ पे हो गया क्या नो लोड, और फिर हो गया यहाँ पे फुल लोड, जबकि यहाँ नहीं होता, ये इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब वो डिपेंड करता है दोस्तों, अगर किसी बुक के अंतर्गत है तो अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक ये होता है। नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है अपना, और अगला प्रश्न क्या आता है 5 नंबर। 5 नंबर ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे, समझिएगा ध्यानपूर्वक, ये कि एक 6 पोल वाला अल्टरनेटर है, प्रत्यावर्ती चल रहा है और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आवृत्ति को घटाकर 20 हर्ट्ज कर दिया जाए तो प्रत्यावर्तित को समान चाल से चलाने के लिए कितने ध्रुवों की आवश्यकता पड़ती है। भाई यहाँ पे नॉर्मली अपन बात कर रहे हैं कि अल्टरनेटर है और चल रहा है, तो यहाँ पे मैं बात करूं, क्योंकि F बराबर क्या होता है, TN अपॉन में 120 होता है, ये अपन को पता है। लेकिन यहाँ पे ध्रुव निकालना है तो ध्रुव निकाल लीजिए, तो यहाँ पे N तो चला जाएगा नीचे, F आ जाएगा ऊपर, इंटू में 120 हो जाएगा यहाँ पे। अब वो ये कह रहा है कि मुझे समान चाल, तो चाल तो उसने क्या रख दी, बिल्कुल कांस्टेंट रख दी। अब वो कह रहा है कि पहले 50 था, पहले यहाँ पे 50 था, तो 50 के ऊपर कितने पोल थे, 6 पोल थे। अब कह रहा है कि मैं 50 की जगह फ्रीक्वेंसी कितनी करना चाहता हूँ, 20 करना चाहता हूँ, तो भैया 20 पे कितना होगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे 6/P बराबर, यहाँ पे क्योंकि समानुपाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 50 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा, 0 से 0 जा चुका है, तो यहाँ पे ये हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों इस प्रकार से तो कैसे होगा, ये हो गया, सही तो है, तो 12 और ये 5 हो गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे 2, तो यहाँ पे 2 तो वैसे पूरा होगा नहीं, तो यहाँ पे 4 होता है, तो ये 2 को माना गया है, तो ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे 2 पोल होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा है। अगर भैया ये फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी को अगर घटा रहा है तो सीधी सी बात है पोल भी घटेंगे। अगर मैं इसको 25 हर्ट्ज कर देता हूँ तो सीधी सीधी बात है ये 3 होगा, 3 होगा, और वो तो 20 के लिए कह रहा है, 20 के लिए कह रहा है, 3 से भी कम आएगा तो फिर 2 ही बचा है, तो 2 राइट ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आया हुआ है कि स्टूडेंट बार बार कमेंट करता है कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये, और दोस्तों इस प्रश्न पे बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ।
तो आपका क्लियर करना मेरा वाजिब है। तो देखिएगा, पर्सन को अपन ने क्या है ढंग से नहीं पढ़ा। यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है और एक है मेरे दोस्तों, कहाँ गया वो, ये रहा, Pn बटा 120। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। P एक प्रत्यावर्तित यानी अल्टरनेटर के रोटर पर ध्रुवों की संख्या है और N रोटर द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए परिक्रमणों की संख्या है। तो खालिस्तान ज्ञात कीजिए। ऐसे है मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F बराबर Pn बटा 120 होता है, ये हमको पता है। लेकिन मेरे दोस्तों ये जो n होता है, मैं बार बार प्रत्येक वीडियो के अंदर भी बताता हूं कि ये जो n होता है ना, ये सिंक्रोनस स्पीड होती है, ns यानी। तो यहाँ पे ये सिंक्रोनस स्पीड होती है, सिंक्रोनस चाल होती है दोस्तों। और वो आपसे कह रहा है कि रोटर द्वारा, अरे रोटर द्वारा, और यहाँ पे जो सिंक्रोनस चाल होती है ना, ये चाल, तो ये किस में आती है, तो आरपीएम के अंतर्गत आती है, यानी रेवोल्यूशन प्रति मिनट के अंतर्गत आती है। और भाई साहब पूछ रहा है कि मुझे तो सेकंड में चाहिए, अरे सेकंड में चाहिए, तो ये फॉर्मूला है सेकंड में बढ़ाने के लिए। बोलो 60 से इंटू करेंगे कि नहीं करेंगे, अरे जब 60 से इंटू करेंगे तो यहाँ 120 है, ये 2 ही तो आएगा नीचे, तो यहाँ फिर बचा क्या है, तो F बराबर, यहाँ ऊपर आपका P है, नीचे 2 है, और ये N है, चाहे इसको यहाँ लिखो चाहे ऊपर लिखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे दोस्तों ये तो आपका राइट प्रश्न होगा, इसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो यहाँ पे प्रति मिनट कहता तो यहाँ पे 100% ऑब्जेक्शन लगता। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप रिस्क नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं है, 100% ऑथेंटिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, आइए। तो यहाँ पे लाइन पर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, दोस्तों ये तो अपन ने पढ़ लिया था, चलो ये दोबारा रिपीट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है ये, यहाँ पर आपका भी काफी क्वेश्चन आ रहा था, काफी कमेंट आ रहा था कि सर इसका तो कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए। स्टार संयोजन लोड पर लाइन वोल्टेज, ठीक है, और एक होता है मेरे दोस्तों फेज वोल्टेज। 2 तारीख की शिफ्ट थी और उसके अंतर्गत ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, और यहाँ पे जो प्रश्न आया था उसी दिन या शायद मैंने दूसरे दिन तुरंत एनालिसिस करवा दिया था पेपर का, और वहां पे भी तुरंत मैंने कह दिया था। यहाँ पे मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाइन वोल्टेज और अगर फेज वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मध्य में अगर कोण पूछता है तो ध्यान रखना 30 डिग्री आता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज होता है तो इन दोनों के मध्य जो डिग्री होगा वो कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। दूसरा मैं कहूंगा लाइन धारा और फेज धारा होती है तो उसके मध्य भी कितना डिग्री होता है, तो यहां बात करेंगे 30 डिग्री होता है। अगर वो लाइन वोल्टेज टू लाइन वोल्टेज पूछता है तो यहां पे 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार यहां पे अगर वो यहां पे लाइन धारा, यहां पे मैं बात करूं भाई, वो अगर लाइन धारा, ये सॉरी क्या दिक्कत आ रही है भाई, यहां पे मैं बात करूंगा कि लाइन धारा और यहां पे फेज धारा के मध्य, सॉरी लाइन धारा टू लाइन धारा पूछ ले तो यहां पे भी 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होता है। यहां पे चाहे लाइन दे दे या फिर फेज दे दे तो भी 0 होगा, यहां लाइन दे रहा है या फिर फेज दे दे तो भी 0 होता है। तो मेरे दोस्तों यहां पे 100% क्या लगेगा, ऑब्जेक्शन लगेगा। यहां पे ये प्रश्न गलत है, यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका
30 डिग्री होगा और ये राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट ऑप्शन आपका 30 डिग्री होगा। तो यहाँ ऑथेंटिक 100% बिना झिझक के आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पे अगला प्रश्न आता है ये। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है स्टूडेंट का आया कि सर इसको देखिएगा यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों इस प्रश्न में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ने में थोड़ी गलती की है, आपने पढ़ने में बिल्कुल गलती की है। दोस्तों अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए। क्लियर? आपको अब दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये देखो, क्योंकि आपने प्रश्न में इसलिए गलती की, क्वेश्चन कह रहा है एमसीबी है, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीबी में घटक यानी कि इसको आपने ढंग से नहीं पढ़ा, यानी शॉर्ट सर्किट का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है। मेरे दोस्तों एमसीबी जो होती है शॉर्ट सर्किट पे काम करती है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस शॉर्ट सर्किट के साथ साथ में यहाँ पे मेरे दोस्तों ओवरलोड पे भी काम करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये दो है। अब एमसीबी होती है ये किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये भी हमको पता है कि एक होता है चुंबकीय सिद्धांत, चुंबकीय सिद्धांत, और एक होता है दोस्तों ऊष्मीय सिद्धांत, ऊष्मीय, यहाँ पे ऊष्मीय सिद्धांत होता है। अब चुंबकीय जो सिद्धांत होता है तो ये तो किस पे होगा, तो ये कॉइल पे होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मोटे तांबे तार की कॉइल होती है। तो यहाँ पे मोटे तांबे तार की जो कॉइल होती है इस पर चुंबकीय सिद्धांत लागू होता है, और ये होता है शॉर्ट सर्किट पर। किस पर होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट के लिए होता है, और शॉर्ट सर्किट के लिए होता है तो ये मोटे तार की होती है, तो इसे कहते हैं सोलेनाइड, सोलेनाइड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, शॉर्ट सर्किट पे काम करता है चुंबकीय कॉइल यानी कि सोलेनाइड। जबकि ऊष्मीय जो सिद्धांत होता है ये कब होता है, तो इसमें द्विधात्विक पत्ती होती है इस प्रकार से। तो ये द्विधात्विक पत्ती होती है, तो ये ओवरलोड पर काम करता है। ये किस पर काम करेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये ओवरलोड, तो ये ओवरलोड पर काम करता है। तो ये द्विधात्विक पत्ती होती है, तो ये ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। आपसे वो अगर पूछे यहाँ शॉर्ट सर्किट की जगह अगर ओवरलोड देता तो यहाँ पे द्विधात्विक पत्ती यानी कि बाई मेटालिक स्ट्रिप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये द्विधात्विक पत्ती तो तब आता जब आपका क्या पूछे, ओवरलोड। लेकिन मेरे दोस्तों परिनलिका, परिनलिका का मतलब होता है यहाँ पे सोलेनाइड होता है, और सोलेनाइड जो होता है ये आपका किस में आ जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि भैया ये तो किस में आ जाएगा, लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट के अंतर्गत आता है, और आपसे वो यही पूछ रहा है, शॉर्ट सर्किट पूछ रहा है इसलिए परिनलिका आएगा। और अगर ओवरलोड पूछता तो यहाँ पे द्विधात्विक पत्ती करते, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आता है ये। तो दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंटों का थोड़ा सा कंफ्यूज था कि सर इसके अंतर्गत भी बता दीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है, अब एग्जामिनर क्या मानता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जब किसी फ्यूज अवयव उसकी निर्धारित धारा से दुगुनी धारा, साहब कह रहा है निर्धारित धारा से दुगुनी धारा होती है, तो उसे पिघलने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि बहुत कम समय लगता है, पिघलने में बहुत कम समय लगता है। 5 मिनट है, 30 सेकंड, 2 मिनट और 1 मिनट। तो यहाँ पे होना तो भैया 30 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड से भी कम होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे कोई भी पंखा है, ट्यूबलाइट, अगर वो उसकी क्षमता से दुगुनी धारा ले रहा है, दुगुनी धारा ले रहा है, तो भैया दुगुनी धारा ले रहा है तो खराब होगा ही होगा भाई। वहां पे मात्र ये है कि थोड़ा सा ही तो वेरिएबल होता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, बाकी ये दुगुनी धारा के लिए तो फ्यूज तो पिघलेगा ना, तो बहुत कम समय में पिघलेगा। तो यहाँ पे 2 मिनट कह रहा है, तो यहाँ पे मुझे तो ये गलत लग रहा है दोस्तों, लेकिन ऑथेंटिक बुक के अंतर्गत कोई दिया हो तो वहां पे इससे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन अब ये मान रहा है तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये, इसमें क्या दिक्कत आई भाई, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, क्योंकि ये भी डाउट था प्रश्नों यानी स्टूडेंटों के मन में कि सर इसका भी कुछ इलाज कीजिएगा। भैया इसमें इलाज वाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक कह रहा है घूर्णी आर्मेचर प्रकार का अल्टरनेट है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं
ये इस प्रकार से होते हैं। ये दो अल्टरनेटर को मैं एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बात की आर्मेचर कॉइल यहाँ लगा दी, तो यहाँ पे कौन सी कॉइल है, यानी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ऐसे समझिएगा। और यहाँ पे है ये फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पे ये लगा दी मैंने फील्ड वाइंडिंग, इस तरह समझिएगा। और अब मैंने क्या की, फील्ड वाइंडिंग को यहाँ लपेट दिया, फील्ड वाइंडिंग को इसमें यहाँ लपेट दिया, तो भैया ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। और आर्मेचर वाइंडिंग को यहाँ लपेट दिया, आर्मेचर वाइंडिंग को कहाँ लपेट दिया, ये आर्मेचर वाइंडिंग को। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इसका काम हमेशा क्या होता है, चुंबक पैदा करना होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना होता है, चुंबकीय क्षेत्र। जबकि आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है ना, आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, इसका काम होता है ईएमएफ पैदा करना। अब चाहे आप इसको आर्मेचर यानी घूमने वाले भाग पर लगाओ, चाहे आप स्टेटर पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या पूछ रहा है, तो यहाँ कह रहा है घूर्णी आर्मेचर, यानी कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है ना, वो घूम रही है, आर्मेचर वाइंडिंग है तो घूम रही है। और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कहाँ किया जाएगा, तो मेरे दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र तो ये रहा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग तो करेगी, और फील्ड वाइंडिंग कहाँ है, तो स्टेटर पर करेगी। तो यहाँ स्टेटर पर रखे डीसी वैद्युतिक चुंबक द्वारा, तो राइट ऑप्शन है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर वो इस प्रकार से पूछता कि रोटेटिंग, यहाँ पे ये रोटेटिंग है, लेकिन रोटेटिंग फील्ड होता तो यहाँ पे कुछ अलग कर सकते थे। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग को कहाँ रखा गया है, रोटर पर। उसने साफ कह दिया घूर्णी ये, तो यानी कि जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है ना, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ना कि आर्मेचर। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज इसी जगह होते हो। और मैंने जो रामबाण बैच पढ़ाया था दोस्तों, उसके अंतर्गत भी बहुत अच्छे तरीके से नोट्सों के अंदर भी डिजाइन किया गया है, और पूरा का पूरा ऐसे की ऐसे दर्शाया गया है। दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से पार बिल्कुल भी नहीं चलेगी कि शॉर्ट में पढ़ ले। मैंने पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाया था, रामबाण बैच यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क। और दोस्तों अब जो चल रहा है प्रेजेंट में पूरा का पूरा फाउंडेशन मात्र 599 रुपए में, तो आज ही आप ज्वाइन कर लीजिए। प्ले स्टोर से आदर्श टेक्निकल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां मात्र 599 रुपए में पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन थ्योरी होगी, इसके अंतर्गत ड्राइंग भी होगी और बेसिक साइंस होगी। पूरे 3 पार्ट क्लियर होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूं। तो यहाँ पे नेक्स्ट, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा मेरे दोस्तों। आगे नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, और आगे जो नेक्स्ट पर्सन है मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंटों का कुछ एरर आ रहा था कि सर इसमें भी कुछ डाउट है हमारा, तो आप कृपया करके और हमें बता दीजिए। चलो बताते हैं भाई, तो ये लीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि परिपथ में फ्यूज की उपयुक्त धारा रेटिंग, फ्यूज की जो उपयुक्त धारा रेटिंग है निर्धारित करने के लिए, भाई धारा रेटिंग जो होती है वो किस पर डिपेंड होती है, तो यहाँ पे कहते हैं कनेक्ट किए गए विद्युत उपकरण। तो भैया कनेक्ट किए गए विद्युत उपकरण, परिपथ में दी जाने वाली वोल्टेज, परिपथ में सबसे छोटी केबल रेटिंग, ठीक है, और परिपथ तारों की लंबाई। तो तारों की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज का कोई मतलब नहीं है। उपकरणों की संख्या पर डाउट नहीं है, यहाँ लोड देता तो फिर और बात, तो संख्या पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ केबल रेटिंग पर ही डिपेंड होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ये आपका राइट प्रश्न है, ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, और ये क्या कह रहा है भैया, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है आपका, जो कि ये भी आपको डाउट क्रिएट कर रहा है। तो देखिएगा, प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर है, समांतर में चलाना है, समांतर प्रचालन में के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है, नहीं के लिए पूछ रहा है दोस्तों। अपन को पता है कि एक तो फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए, दूसरा एक तो फेज क्रम, क्या कि जो फेज क्रम होता है आर वाई बी, ये समान होना चाहिए। दोस्तों ये यहाँ पे बिल्कुल क्या होना चाहिए, ये चीज तो बिल्कुल समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, दूसरा आर वाई बी, ये तो बिल्कुल क्या होने चाहिए, समान। पहला कह रहा है वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए, जी हाँ, वोल्टेज रेटिंग बिल्कुल क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरी चीज, प्रत्यावर्ती के मूल गति उत्पादक में समान स्पीड लोड विशेषता होनी चाहिए।
उनकी आवृत्ति अलग अलग हो सकती है। ये कह रहा है आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? तो हम कह रहे हैं समान फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये कह रहा है जैसे समान रेटिंग होनी चाहिए, तो ये तो जरूरी है, ठीक है। प्रत्यावर्तित एक ही प्रकार का होना चाहिए, बिल्कुल एक ही प्रकार का होना चाहिए। दूसरी चीज है उनकी आवृत्ति अलग अलग हो सकती है। भैया ये अलग अलग हो सकती है, अरे एक ही तो होती है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझना है, ये स्थिति आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? कि अलग अलग हो सकती है, यही तो आवश्यक नहीं है। भैया हम कह रहे हैं कि समान होनी चाहिए, तो यहाँ एक प्रकार का होना चाहिए, ये भी बात ठीक है। स्पीड क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और आर, ये आर वाई भी समान होना चाहिए। और उनकी जो आवृत्ति है वो अलग अलग हो सकती है, हो सकती है, यानी आवश्यक नहीं है। इस चीज पे गौर कीजिएगा, आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? तो हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता नहीं है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। तो ये तो कह रहा है कि अलग अलग हो सकती है, जी नहीं, गलत बात है। ये नहीं है तो ये नहीं है, तो ये सही तो कह रहा है। भाई ये कह रहा है अलग अलग हो सकती है और ये नहीं कह रहा है नहीं, तो यहाँ पे यानी समान होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया ये चीज। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैंने पहला ही समझा दिया था, ये दोबारा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक स्टूडेंट का ये भी कमेंट था कि सर इसमें कोई डाउट आ रहा है मुझे काफी ज्यादा, तो आप क्लियर कर दीजिए। दोस्तों इसके अंतर्गत मेरे ख्याल से आपका मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्या हुआ भाई? दोस्तों यहाँ तो मामला ही गड़बड़ हो गया। चलो यहाँ पे तो प्रत्यावर्ती प्रति फेज ईएमएफ आरपीएम खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे एक तो फाई जो प्रति ध्रुव अभिवाह यानी फ्लक्स होता है, एफ यानी आवृत्ति होती है, और यहाँ पे टी का मतलब दिया गया है, तो टी फोर प्रति फेज कुंडलियों में फेरों की संख्या, और एक है जेड यानी प्रत्यावर्तित में श्रेणी फेज। तो यानी सारी डिटेल इसके अंतर्गत दी गई है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2.22 फाई एफ, ये होता है जेड, ठीक है। यहाँ पे अगर लगाना चाहें तो ये के डी और के पी होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर। एक होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमको पता है कि जेड बराबर क्या होता है? 2t होता है। तो जेड के स्थान पर अगर 2t रखेंगे तो 2 इससे इंटू होगा, तो 4 पॉइंट क्या बन जाएगा? 44, और फाई एफ तो रहेगा, लेकिन जेड के स्थान पर क्या हो जाएगा? टी हो जाता है। अब दोनों में से कौन सा मैच करता है? तो दोस्तों यहाँ फाई एफ टी है, फाई एफ टी है, तो राइट ऑप्शन तो ये होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2.22 है, लेकिन फाई एफ जेड आना चाहिए, तो फाई एफ जेड कोई से में भी नहीं है 2.22 के साथ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे अगला देखिएगा, और यहाँ पे अगला जो प्रश्न है ये तो बता ही दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसके बारे में और थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रश्न है, यहाँ पे प्रत्यावर्तित तुल्यकालिक चाल से खालिस्तान चाल पर चलते हैं। भाई दो स्पीड होती है, NS और NR, ठीक है ना। अगर ये बराबर से चलते हैं तो हम कहते हैं कि ये सिंक्रोनस मोटर है। क्या है? सिंक्रोनस मोटर, ये सिंक्रोनस मोटर है। अगर अपन ये कहते हैं NS ज्यादा है और NR कम है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये प्रेरण मोटर है, प्रेरण मोटर है। और एक होता है NS कम है और NR क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे बात करेंगे कौन सा? तो अपन कहेंगे अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। तो यहाँ पे पर यही तो पूछ रहा है, तुल्यकालिक चाल से खालिस्तान चाल होती है, तो भैया इसकी जो चाल होती है वो अधिक होनी चाहिए, तो केवल अधिक होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे बराबर मान रहा है, तो बराबर मान रहा है, तो भाई यहाँ पे तुल्यकालिक की बात कर रहा है, तो यहाँ प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटर होता है। लेकिन इसने क्या दे दिया? एक तुल्यकालिक शब्द दे दिया कि तुल्यकालिक चाल, लेकिन ये तो सिंक्रोनस चाल है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बराबर तो तब आता जब मोटर होती, अब मोटर तो दी नहीं, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि मैंने तीनों कंडीशन यहाँ बता दिया आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे जो मन में डाउट चल रहा था ये, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा,
ये। तो यहाँ पे 3 फेज प्रणाली में असंतुलित लोड प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य के लिए कह रहा है दोस्तों। अगर देखो असंतुलित लोड 3 फेज प्रणाली में न्यूट्रल धारा शून्य होती है, तो भैया न्यूट्रल धारा तो संतुलन में होती, यहाँ असंतुलित कह रहा है, इसका मतलब ये तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन धाराओं का योग आवश्यक रूप से शून्य नहीं होता है। लाइन धाराओं का योग आवश्यक रूप से शून्य नहीं हो रहा है, यानी कि ये बात यहाँ पे कह रहे हैं असंतुलित जो लोड होता है उसमें लाइन धाराओं का योग शून्य नहीं होता है, जबकि संतुलित होता है उसमें शून्य है। तो दोस्तों ये कथन सत्य के लिए कह रहा है, तो यह पॉइंट है। प्रत्येक फेज से फेज कोण का योग सदैव 120 डिग्री होता है, तो डायरेक्ट प्रत्येक फेज से फेज 120 होता है। योग थोड़ी होता है, कोणों का योग थोड़ी होगा, यहाँ पे ये होता है अंतर, तो यहाँ 120 डिग्री होता है। लाइन वोल्टेज सदैव बराबर होता है, तो भैया लाइन वोल्टेज यहाँ पे असंतुलन लोड पे थोड़ी होगा, तो अपन कहेंगे संतुलित लोड पे तो होगा। तो यहाँ पे जो संतुलित लोड होता है, तो संतुलित लोड के अंतर्गत ये होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये गलत है, क्योंकि यहाँ बराबर तब होता जब संतुलन होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, तो ये थे अपने टोटल प्रश्न। हाँ, एक प्रश्न को मैं और बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न आपका सेल से भी था, जिसमें वो पूछ रहा था डिस्चार्जिंग। क्या पूछ रहा था? तो यहाँ पे वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में भी पूछ रहा था दोस्तों, यानी लेड एसिड सेल था, और लेड एसिड सेल के अंतर्गत वो क्या पूछ रहा था कि जब डिस्चार्ज किया जाता है तो उसके अंतर्गत जो प्लेट होती है वो प्लेट क्या हो जाती है? तो मेरे दोस्तों लेड सल्फेट की बन जाती है। किसकी बन जाती है? लेड सल्फेट की बन जाती है, जबकि उसमें कुछ और दिया गया था, मेरे पास प्रश्न देखा था लेकिन वो आया नहीं इसमें, तो वहां पे भी ऑब्जेक्शन का चांस होता है। किसकी बन जाएगी? तो यहाँ पे अपन कहेंगे लेड सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये थे। तो दोस्तों ये मैंने सारे डाउट आपको क्लियर करा दिए, और पूरा का पूरा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके मन में डाउट चल रहा है। अब देखो भाई, जो इनके नंबर कम आ रहे हैं तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मलाइजिंग होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे भी अपन ये देखते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग तो कैसे होगा, क्योंकि एक शिफ्ट के अंतर्गत एक बोर्ड की करा ली, तो तुलना कराने के लिए उसने मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो चांस बहुत नगण्य है। दूसरी चीज, आपके पास एक मौका है, क्योंकि आज लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, कौन से जो नई वैकेंसी है उसकी। तो जो नई वैकेंसी है तो उसके फॉर्म आप डाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके लिए अभी से आप तैयार रहेगा। अगर आप दूर दराज में हो, यहाँ ऑफलाइन नहीं कर सकते, तो दोस्तों ऑनलाइन बैच भी अपना है। तो आप प्ले स्टोर से आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करके वहां से पेड कोर्स के अंतर्गत जाकर के, और वहां से आराम से आप मात्र 599 रुपए में आप पूरा का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसके अंतर्गत 3 सब्जेक्ट होती है। पूरी की पूरी ड्राइंग रहेगी, बेसिक साइंस रहेगी, और आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी रहती है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।